Hello students, welcome you all. Myself Professor Pramod More. Today we are going to start with the next concept of wave motion. अब तक हम लोग ने दो लेक्चर्स देखे थे वेव मोशन के. इन फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वेव मोशन देखा था एंड सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कंडीशंस फॉर वेव. क्लियर विद दिस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. क्लियर विद दिस. ध्यान देना बेटा, आज के लेक्चर में जो भी सम्स करेंगे, जो भी कंसेप्ट करेंगे, उनके बेसिस के ऊपर नीट में, जेई में क्वेश्चन आ चुका है. एक क्वेश्चन शायद 2016 जेई में था एंड वन क्वेश्चन वाज इन 2017 नीट और एक क्वेश्चन था AI ट्रिपल में 2010 में. सो देखना बेटा, कंसेप्ट एक पहले कराता हूँ, ठीक है. ओके, अब जो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ ना बच्चा, दैट इज ओनली फॉर जेई स्टूडेंट्स एंड ऑल. ठीक है. ओके, जो भी डेरिवेशन है सिर्फ जेई स्टूडेंट्स के लिए, नीट के लिए सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. समझा बच्चों? ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव. तो बेसिकली अगर ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है ये सबको पता है. यस सर, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. मतलब अगर बच्चों हम लोग कहेंगे कि वेव हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा है, वेव चल रहा है मतलब क्या चल रहा है सर? बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. सो बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है. तो बेसिकली अगर एनर्जी का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा विद द वेलोसिटी वी, तो ये पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं. बराबर है ना बेटा? क्लियर विद दिस. कभी फुटबॉल या फिर क्रिकेट स्टेडियम में देखने गए हो, ओके, या फिर ऐसा देखा रहेगा, पता है वो लोग भी वेव जनरेट करते खुद, ये ऐसा करते हैं, फिर बाजू वाला ऐसे. तो इट्स लाइक दिस पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन. क्लियर विद दिस. ओके, तो कुछ इस तरीके से. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पे अटेंशन हो भैया, कि बेटा अगर मैं दो स्ट्रिंग्स लूंगा, एक पतला वाला स्ट्रिंग और एक मोटा वाला स्ट्रिंग, एक पतला वाला स्ट्रिंग और एक मोटा वाला स्ट्रिंग. ठीक है. सो ज़्यादा तेजी से वेव, ज़्यादा स्पीड से वेव कौन से स्ट्रिंग में ट्रैवल करेगा? ज़्यादा स्पीड से वेव कौन से स्ट्रिंग में ट्रैवल करेगा? अगर मैंने इसको जग दिया झटका, तो यहाँ पे वेव ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. मतलब ये है कि वेव का जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? मास के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर विद दिस. वेव का जो स्पीड है किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? मास के ऊपर. ठीक है. तो बेसिकली जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना कम स्पीड होगा और जितना कम मास रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा. हम यहाँ पे कहेंगे हर एक का भी स्ट्रिंग का हम लोग मास से अच्छा, ये पतला है ना बेटा, बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लीनियर डेंसिटी फाइंड करते हैं. सो लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम लीनियर डेंसिटी देखेंगे, सो लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू इज इक्वल टू m अपॉन एल. मास पर यूनिट लेंथ, उसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं, दैट इज म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है ये मास पर यूनिट लेंथ है. ये समझा? और सेकेंड ये देखा बेटा, अभी यही स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे क्या किया पता चल रहा है बेटा? ओके, इस तरीके से रखा है और एक नेक्स्ट स्ट्रिंग है, बराबर है बेटा, उसको कुछ वो ऐसा है, झूल रहा है. तो ज़्यादा स्पीड से वो कौन से स्ट्रिंग में ट्रैवल करेगा? ये वाले में, क्योंकि है ना यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है और यहाँ पे टेंशन कम है. लटक रहा है ना, यहाँ पे कम टेंशन है, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है. सो उनको ये पता चला कि जो वेलोसिटी ये होता है ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, वो टेंशन के ऊपर और वो मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. सो आपने मास पर यूनिट लेंथ क्यों कहा? कंसेप्ट समझना बेटा. अगर कभी कभी ऐसा स्ट्रिंग नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है ना बेटा, तो वेव का स्पीड है ना, जहाँ पे मोटा है ना स्ट्रिंग वहाँ पे कम स्पीड रहेगा और जब पतला स्ट्रिंग है ना वहाँ पे वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं. क्या आप डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेना. क्लियर विद दिस. ओके, जब मैंने ऐसे इसको स्ट्रिंग को जर्क दिया बेटा, तो जहाँ पे मोटा पार्ट है ना वहाँ पे कम स्पीड से ट्रैवल करेगा, बट जो पतला पार्ट है ना वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा. दैट मीन्स मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. और जहाँ पे ज़्यादा टेंशन है ना वहाँ पे ज़्यादा स्पीड, और जहाँ पे कम टेंशन है, जो स्ट्रिंग स्लैक है ना वहाँ पे ज़्यादा स्पीड नहीं होगा. सो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया यहाँ पे एंड दैट फॉर्मूला को उन्होंने बोला दैट इज वेलोसिटी, that is given by v is equals to under root of t upon mu. v is equals to under root of t upon mu, where t is termed as tension in the string and mu को हम लोग क्या बोलते हैं? linear density, that is mass per unit length. क्या बोलते हैं बेटा? linear density, that is mass per unit length. cleared with this? okay, अब मैंने इसका डेरिवेशन करा के देता बेटा. क्लियर है? ओके, क्या करेंगे? डेरिवेशन किस तरीके से ये बनता है. अब बेसिकली हम लोग ये पार्टिकल की बात करेंगे, पार्टिकल p की. ठीक है, जब वेव जा रहा है बेटा, कंसेप्ट समझना बेटा, कंसेप्ट
तो किस तरीके से होता है, ये पार्टिकल में क्या होने वाला है बेटा, ये पार्टिकल ये जो पार्ट है ये ऊपर जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये वाला ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ होगा. सो वी आर डीलिंग विद दिस पार्टिकल पी. सो अगर मैं पार्टिकल पी की बात कर रहा हूँ तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इज इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के रेफरेंस में देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी क्या है, 0. क्यों, क्योंकि ये अपने कौन से पोजीशन पे, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे. एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होता है, 0. अगेन ये नीचे आएगा, ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है. ये समझो, ये जो वेव है ना ये आगे ट्रेवल कर रहा है, मतलब एनर्जी आगे ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड v. कौन आगे ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी विद द स्पीड v. सो बेसिकली अगर हम ना यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये कुछ इस तरीके से. नाउ व्हाट वी आर गोइंग, हम लोग ना रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हैं. अगर सपोज जिस स्पीड से एनर्जी ट्रैवल कर रहा है उसी स्पीड से मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, बराबर है बेटा, और हम लोग यहाँ पे बैठ के पी को देखेंगे. सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू अस, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग. सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग वो क्या होगा, तो अभी वो 0 नहीं होगा. क्यों, और फॉर एग्जाम्पल बेटा पे अटेंशन ओवर हियर, यहाँ 2 पार्टिकल्स है, एक ये पार्टिकल है और एक कार है, बराबर है. ये पार्टिकल भले ही रेस्ट पे, अगर ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो, बट जब कार आगे मूव हो रहा है विद द स्पीड भी, बराबर है, तो जब कार के माध्यम से इसको देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू कार हमें क्या लगेगा, ये जो पार्टिकल है कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, बराबर है ना. वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कार कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी दिस पॉइंट इज रेस्ट, इसको v1 ले लेते हैं. v1 का वैल्यू क्या आएगा, 0, और v2 का वैल्यू कितना होगा बेटा, v होगा. सो हमें क्या फाइंड करना है, v12 मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज v1 माइनस v2. किया है ना रिलेटिव मोशन में, तो 0 माइनस v, वेरी गुड, तो माइनस v. तो इसके हिसाब से अगर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग देखेंगे, क्योंकि अगर मैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहा हूँ, ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है, समझ रहा ना बच्चों, जिस स्पीड से भी आगे चल रहा है, मतलब स्ट्रिंग के हिसाब से देखोगे तो स्ट्रिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल p कहाँ जाने वाला है, पीछे जाने वाला है, क्योंकि एनर्जी आगे जा रहा है ना. तो स्ट्रिंग पे बैठ के देखो, या फिर एक ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ना गाड़ी में बैठ के आगे चल रहा है विद स्पीड, जिस स्पीड से एनर्जी चल रहा है उस स्पीड से मैं भी चल रहा हूँ, तो वो फ्रेम से जब मैं पी को देखूंगा तो मुझे लगेगा पी कहाँ जा रहा है, पीछे, विद वेलोसिटी माइनस पी. क्लियर विद दिस, विद वेलोसिटी माइनस पी. कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके. अब और एक पॉइंट यहाँ पे समझना, ये तो हम लोग को समझ गया, ठीक है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट ये कहेंगे बेटा, अब प्रूफ कैसे करना है. अब है ना ये ना, ये एक्चुअली में इसको मैं जूम करता हूँ, वही 32 मल्टीप्लाई बाय 32, इतना जूम किया मैंने उसको. तो जब ऐसा किया ना तो मेरे को ये दिख रहा है ऐसा, अरे बाबा जूम किया उसको तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है. ये पूरा ये जो पार्ट है ना, इतनू सा पार्ट उसको क्या किया बेटा, जूम किया तो उसको ऐसे दिखा जूम करके. क्लियर विद दिस, ओके. नाउ बेसिकली अगर हम देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ये पार्ट की बात करेंगे, तो ये पार्ट के लिए क्या है बेटा, ये तो रेडियस, ये कर्वेचर दिख रहा है, जूम किया तो ये रेडियस आ रहे, ये भी रेडियस कितने आ रहे. यहाँ पे एंगल बना लेते हैं, लेट दिस सम एंगल, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी कितना ले लिया बेटा, थीटा, ओके. ये जो छोटा पार्ट लिया ना जो जूम किया मैंने, इसका मास लिया हमने dm, तो अगर इसका मास dm लिया तो dm का वैल्यू क्या होगा, कंसेप्ट समझना बेटा. मास का कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज ये पार्ट का मास कितना dm और ये पार्ट का लेंथ कितना, सपोज ये पार्ट का लेंथ मैंने ds ले लिया, सो व्हाट इज ds का वैल्यू, dm तो dm रहेगा, ds का वैल्यू क्या होगा, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ये लेंथ ऑफ आर्क के में क्या होता है, s इज इक्वल टू क्या होता है, r थीटा, r, और थीटा कितना है बेटा, 2 थीटा यहाँ पे, तो ये क्या है, ds का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ds का वैल्यू है, तो क्या मिलेगा, r मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा. ये समझ रहा है, सो व्हाट इज dm का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, बिकॉज लेंथ ऑफ आर्क. क्लियर है, कुछ डाउट है, s इक्वल टू r थीटा होता है ना यहाँ पे, पक्का समझा, ओके. एंड दिस थीटा इज इन रेडियंस. क्लियर है, ओके. चलो ये dm का वैल्यू मिला, अब आगे बढ़ते हैं. अब बेसिकली किस तरीके से हो रहा है, हमें क्या लग रहा है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल p, हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, स्ट्रिंग के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, सो हमें लग रहा है जो पार्टिकल p ना वो कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, ओके. क्लियर है. एंड आफ्टर दैट वो ऐसे नहीं, ऐसे जाने वाला है, मतलब ये जो वेव है ना ऐसे, मतलब ये कर्वेचर में जा रहा है, मतलब ये ना कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसे हमें लग रहा है. और जो भी कर्व पाथ फॉलो करता है, और ये भी स्पीड से ऐसा लग रहा है कि पीछे जा रहा है, और एक कर्व पाथ फॉलो कर रहा है. और जब भी अगर कोई चीज कर्व पाथ फॉलो करता है, हम जब आगे तो हमको लग रहा है कर्व कि कर्विलिनियम, जब भी कर्व पाथ में होता है तो एक फोर्स चाहिए होता है जरूरी, हमको लग रहा है सर्कुलर आर्क, सर्कुलर पार्ट ट्रेस करने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है वो फ्रेम में.
तो सर्कल में कौन सा फोर्स जरूरी होता है? यस, वेरी गुड, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसीपी। सेंट्रीपिटल फोर्स को या तो बैलेंस करो, मतलब प्रोवाइड करो, या तो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करो। सेंट्रीफ्यूगल का रहेगा ये पार्टिकल का, सेंट्रीपिटल रहेगा अंदर की तरफ, दैट इज एफसीपी, और सेंट्रीफ्यूगल का रहेगा बाहर की तरफ। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। सो अगर ये पूरे पार्टिकल की बात करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? डीएम मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर अपॉन आर, डीएम मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये सेंट्रीपिटल को क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर विद दिस? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? टेंशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या बेटा? टेंशन है, जिसको हम लोग क्या ले लेंगे? टी। यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा? टेंशन। समझ रहे हैं ना? ओके सर, ये दोनों टेंशन सेम है अलग अलग है? बेसिकली देखा जाएगा ना तो अलग अलग है, बट हमने माना कि बहुत ही छोटा लेंथ है, क्योंकि टेंशन सेम कब रहता है? जब स्ट्रिंग मासलेस होता है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के पास भी मास है, ठीक है ना, तो ये टेंशन सेम नहीं है, ये वाला टेंशन इससे ज्यादा है। बट हम लोग बहुत ही छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको मैंने जूम करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग मानते हैं कि लगभग लगभग यहाँ दोनों का टेंशन क्या सेम है, बट ये इससे थोड़ा ज्यादा होगा, तभी तो ये आगे जा रहा है ना। क्लियर विद दिस? क्लियर है ना ये टेंशन? बट माना ऐसा मान लेते हैं कि दोनों का टेंशन लगभग लगभग सेम है, तो ये टेंशन टी और ये टेंशन भी क्या ले लेंगे बच्चों? टी। क्लियर विद दिस? ओके, अब हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पे अटेंशन ओवर हियर, यहाँ पे ले लेंगे टेंशन, इसको जूम करके किया ना बेटा, ओके, एंड पॉइंट्स पे ले लेते हैं। तो अटेंशन टी, अटेंशन टी, कंसेप्ट समझा? हाँ सर। अगर ना इसके दो कंसेप्ट समझना भी यहाँ पे, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस टी इनटू टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करो, एक ये वाला और एक ये वाला। माना कि टेंशन दोनों का लेकिन लगभग लगभग हमने सेम माना है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। फिर देखो ये जो ब्लैक वाला उसको ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और बराबर है बेटा। और ये जो है ना इसको ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है? सेम सेम, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अगेन वही, ये ब्लैक वाले को ये परपेंडिकुलर है और इसको ये परपेंडिकुलर है, ये वाले को। तो अगर ये वाला टी है, ये टेंशन टी है, तो ये वाला क्या बनेगा? टी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा? टी साइन थीटा। सेम यहाँ पे ये वाला क्या बनेगा? टी साइन थीटा, इन्हें क्या बनेगा? टी कॉस थीटा। सिंस हमने माना कि लगभग लगभग टेंशन सेम है, तो टी कॉस थीटा ने टी कॉस लो कैंसिल किया, टी कॉस थीटा कैंसिल आउट टी कॉस थीटा। ये समझ रहा है बेटा? क्लियर विद दिस? ओके, सो क्या होगा अब? दोनों टी साइन थीटा कहाँ पे कर रहे हैं? नीचे। सो दिस टी साइन थीटा के दोनों, मतलब दिस टू टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा प्लस ये टी साइन थीटा, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें ऐसा लग रहा है जब हम ये फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, बराबर है, स्ट्रिंग के फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये कर्व पाथ फॉलो करने वाला है, ये पीछे के जा रहा है। समझ रहा है बच्चों? ऐसा लग रहा है। क्लियर विद दिस? इसका वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, दिख रहा है ना बेटा? ओके, दैट इज कितना लिया हम लोगों ने? वेलोसिटी टेंजेंशियल कितना लिया बेटा? v। हमें ऐसा अज्यूम हो रहा है, मतलब जिस स्पीड से हम आगे जाएगा, बिकॉज बेसिकली अगर ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो रेस्ट पे, बट स्ट्रिंग के फ्रेम में देखोगे, अगर यहाँ पे हम एनर्जी बन के, मतलब जिस स्पीड से एनर्जी चल रहा है उसी फ्रेम में मैं बैठ के देख रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है? ये पीछे जा रहा है, और एक कर्व पाथ फॉलो करने वाला है। कर्व पाथ कब फॉलो करता है? जो कौन सा फोर्स रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। क्लियर विद दिस? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है उसका मास जो पार्ट फॉलो करने वाला है। क्लियर विद दिस? ओके, मल्टीप्लाई बाय कौन से स्पीड से, और मल्टीप्लाई बाय आर। ये समझा? ये जो वेलोसिटी निकाल रहे हम स्ट्रिंग के फ्रेम से निकाल रहे, ग्राउंड के फ्रेम से नहीं, ठीक है? चलो अब दैट इज इक्वल टू टी sin theta when theta is very small, sin theta is approximately equals to, very good बेटा, theta when theta is very small, sin theta is approximately equals to theta। ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। dm, इसको मैंने जूम करके एक्सप्लेन किया, अभी यहाँ से बनाओ ना कितना छोटा बनेगा। dm इंटू क्या मिलेगा बेटा? v स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा बच्चों? r। कुछ डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? ओके, तो दैट इज इक्वल टू, तो 2t मल्टीप्लाई बाय थीटा, व्हाट इज dm का वैल्यू? म्यू मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर, द होल डिवाइड बाय क्या होगा बच्चा? r। तो ये r ने r को मार दी, ये थीटा ने थीटा को मार दी, ये 2 ने 2 को मार दी, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू t अपॉन म्यू। दिस इंप्लाइज v का जो वैल्यू होगा बेटा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। माना कि डेरिवेशन हम लोग को एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नीट एंड ऑल के लिए डायरेक्टली अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, बट कंसेप्ट एक्सप्लेन करना मेरा धर्म था, ठीक है ना? सो v का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, वेयर म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर विद दिस? ओके, अब देखना थोड़ा इसको और आगे करा दे बेटा। अगर हम म्यू की बात करेंगे, ये वायर को जिस तरीके से होता है, कौन से फॉर्मेट में होता है? सर सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में। अरे वायर एकदम पतला होता है, उसको मैंने जूम किया, जो 32 जो भी है 32 इंटू, क्लियर है?
तो अगर ये ऐसे होता है तो म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू इज नथिंग बट एम अपॉन एल, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। मास मतलब क्या होगा, मास इज नथिंग बट ये पूरे का वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी अपॉन लेंथ, इसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वायर। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू डेंसिटी अपॉन एल। सो एल ने एल को मार दी, सो म्यू के प्लेस पे तुम एरो लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी चलेगा, टी अपॉन एरो, टी अपॉन एरो, टी अपॉन एरो। क्लियर विद दिस? इसको और थोड़ा आगे लेके जाते हैं, हम म्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सर्कल फॉर्म में देखो ना, वायर को जब जूम करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो दैट इज एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इंटू रो। ओके, पाई आर स्क्वायर इंटू रो। सर ये आर अलग है, हाँ अलग है, बट ऑब्वियस, अरे ये आर बेटा यहाँ से, ये रेफरेंस हमने ले रहे हैं ना बेटा, ये वाला आर है, और ये जो छोटा आर है वो किसका है बेटा, ये वायर है ना बेटा, उसका रेडियस से, ठीक है ना बेटा। क्लियर विद दिस? ओके, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा वी का, तो वी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टी अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रो। या तो ये फॉर्मूला भी चलेगा, या तो ये ए रो का फॉर्मूला पुट करेंगे तो भी चलेगा, डिपेंड करता है। बट हम लोग को मैक्सिमम टाइम में ना यही फॉर्मूले के ऊपर सम्स करने हैं वी का, v equal to under root of t upon mu, v equal to under root of t upon mu. Clear? Where mu is linear density, that is mass per unit length. Concept समझा बच्चों? तो this is velocity of string. Cleared? Velocity of transverse wave on a stretch string. Clear है? Okay. Yes. Copy करो. Yes. Question asking बच्चा AIEEE क्या बोला है? The equation of wave on a stretch string ऑफ लीनियर डेंसिटी दिया है। दिस इज AIEEE 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। इट इज गिवन एज लीनियर डेंसिटी इज गिवन एज 0.04 kg पर मीटर, ठीक है ना, मास अपॉन लेंथ है ना, तो kg पर मीटर। एंड इसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, एंड दे आर आस्किंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला पता है, वी का वैल्यू क्या होता है, वी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। सो बेसिकली हमें म्यू का वैल्यू पता है, हमें वी का वैल्यू फाइंड करना है। ये v किसका है, वेलोसिटी ऑफ वेव, इट्स नॉट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल को हमने वेव के रेफरेंस में देखा था, हमको लग रहा था पीछे जा रहा है, बट दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। याद रखना बेटा, आगे है ना बहुत काम आने वाला ये। कैसे करेंगे बेटा, सो पहले वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, सर आपने बताया था कैसे करते, बोलो बोलो। यस, वेरी गुड, डायरेक्ट शॉर्टकट दिया था, कॉट अपॉन कॉक्स, बराबर है, कॉट कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ t is 1 upon 0.04, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 upon 0.05, इसको सबको नहीं 0.50, इसको उल्टा लिखते हैं, तो 1 upon 0.04 और ऊपर क्या जाएगा 0.5 जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, शिफ्ट किया, तो 10 upon 50 अपॉन क्या होगा 4, दैट इज यस, ये 2 जा और ये 25 जा, ठीक है। फिर ऐसा रहेगा तो भी चलेगा, ये मीटर पर सेकेंड आएगा। दिस इज वेलोसिटी। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। और डायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ t अपॉन m, t अपॉन म्यू, सॉरी। सो v का वैल्यू देखो 50 अपॉन 4 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, म्यू का वैल्यू 0.04 है, दैट इज 4 अपॉन कितना लिखेंगे 100, चलेगा? हाँ सर। ये रूट यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो 50 का स्क्वायर दैट इज 2500, 4 का स्क्वायर 16, ये पूरा डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 4 अपॉन कितना होगा 100 इज इक्वल्स टू t। सो 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, कितना जा 4 जा, तो t का वैल्यू मिला दैट इज 25 अपॉन कितना मिला बेटा 4, दैट इज फाइनल आंसर 6.25 न्यूटन। कितना सिंपल सम था, समझा? कुछ डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? तो नेक्स्ट सम के साथ आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, अ वेव मूव्स विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड ऑन अ वायर। वेव इज ट्रैवलिंग मतलब एनर्जी इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड ऑन अ वायर विच इज अंडर टेंशन ऑफ 500 न्यूटन। मतलब सबसे पहले हम लोग को स्पीड दी है और टेंशन दी है। फाइंड हाउ मच टेंशन मस्ट बी चेंज टू इंक्रीज, कितना टेंशन चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन टेंशन पूछा है, टू इंक्रीज द स्पीड तो 312। अब देखना ये टोटल 300, पहले इनिशियल स्पीड 300 था, 300 का 1% कितना होता है, 300 का 1% होता है 3 मीटर पर सेकेंड, 2% 6 मीटर पर सेकेंड। देखो ना, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज 1% ऑफ 300 3, 2% ऑफ 300 6। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना था 300, अब कितना हो रहा है 312, मतलब इसमें कितना परसेंट तुम्हारा चेंज आ रहा है, 4% का बढ़ोतरी हो रहा है। कैसे पता चला, 312 हो रहा है ना, मतलब 12 बढ़ रहा है, पहले 300 था अब 12 बढ़ रहा है। 12 मतलब
1% 3 के बराबर है, क्योंकि 300 था, उसको डिवाइड करो 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करो 100 से, तो 1% 3 के बराबर है, बराबर है, तो 12 कितने के बराबर होगा, 4% के बराबर होगा। वेरी गुड। तो जब भी परसेंटेज चेंज 10 से कम रहेगा ना, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा फॉर्मूला। अब यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है, अगर स्ट्रिंग सेम है ना तो क्या सेम रहेगा, वेरी गुड, लीनियर डेंसिटी सेम रहेगा, म्यू सेम रहेगा। म्यू कब चेंज होगा, जब मास पर यूनिट लेंथ चेंज होगा, या तो लेंथ चेंज होगा या तो मास चेंज होगा। मतलब स्ट्रिंग चेंज होगा तो म्यू चेंज होगा, बट जब तक स्ट्रिंग सेम है म्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो मैं ये कह सकता हूँ जो वेलोसिटी है ना वो टेंशन के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है। क्या बेटा, डायरेक्ट। क्लियर विद दिस, ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, log of v is equals to log of t raised to 1/2। डायरेक्ट रिलेशन को मैंने हटाने के लिए सपोज यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू भी लिखता हूँ मैं, लेकिन म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो चलो म्यू के इसमें से करता हूँ, ठीक है ना बेटा। कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देते। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, टी बाई म्यू, बराबर है, ओके। तो दोनों तरफ इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टी रेज टू 1/2 चलेगा सर, और म्यू रेज टू 1/2, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। कंसेप्ट समझना। तो लॉग ऑफ v, मेथड बता रहा हूँ बेटा, छोटा, जब भी 10% से कम चेंज रहेगा ना, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेली, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। 1/2 लॉग ऑफ टी माइनस 1/2 लॉग ऑफ म्यू। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है, क्या क्या बोलो, यस आपने क्या क्या सबको लॉग ले लिया, क्लियर विद दिस। तो ये लॉग ऑफ v हो जाएगा, ओके, बराबर है। लॉग इज द पावर टू पुल द पावर डाउन, लॉग इज टू पुल द पावर डाउन, नीचे डिवाइड था, माइनस हो जाएगा, ये बेसिक टर्म सादा रहेगा। अब सबको डिफरेंशिएट करते हैं। लाइफ में लुगाई उसने उसको डूबाई, तो 1/v dv विद रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा वो यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, तो नीचे वाला विद रिस्पेक्ट वाला कैंसिल ही होता है। लॉग ऑफ t 1/t मल्टीप्लाई बाई dt, 1/t मल्टीप्लाई बाई dt, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। ये डेरिवेटिव है, जब भी छोटा चेंज होता है ना तो डी भी लिखते हैं, बराबर है, और दोनों में चेंज रहेगा ना बेटा तो डेल्टा भी लिखते हैं। तो डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 1/2 डी टी अपॉन टी, ये याद रखना, क्लियर है। ये मैंने ना शायद एसएचएम में भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करके रखा था, जब रिलेशन रहेगा ना टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ, तो चेंज इन टी अपॉन ओरिजिनल टी इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वैसे change in v upon original v is equals to 1/2 change in t upon original t। 1/2 क्यों, बिकॉज यहाँ पे रिलेशन में जब देखोगे ना तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2, तो 1/2 आगे आएगा। नेक्स्ट टाइम मैंने ये सब करने का जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सॉल्व करने का, पक्का समझा, ओके। अब चेंज इन v 300 है, ये 312 है, तो चेंज कितने का, 12 का, अपॉन ओरिजिनल v कितना है बेटा, 300 इज इक्वल्स टू 1/2 चेंज इन टी जो पूछा है, ओरिजिनल टे कितना दिया बेटा, 500, बराबर है बेटा, ओके। अब देखना ये 2 शून्य 2 शून्य क्या होने वाला है बेटा, कैंसिल, क्लियर विद दिस, ओके। अब 3 1 जा 3 कितना जा बेटा, 4 जा, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, सो चेंज इन टी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। सो आपको टेंशन को कितने से बढ़ाना पड़ेगा, व्हाट मस्ट बी द चेंज, व्हाट मस्ट बी चेंज टू इंक्रीज द स्पीड टू 312, तो टेंशन मस्ट बी चेंज बाय 40 न्यूटन। मतलब पहले टेंशन 500 था तो अभी कितना होना मांगता है, 540। तो जब भी चेंज इन ऑल के सम्स आते रहेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही जरूरी बनता है हमारा, डेल चेंज इन वी अपॉन ओरिजिनल वी इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन टी अपॉन ओरिजिनल टी। ये कंसेप्ट समझा बच्चों, ठीक है, यस कॉपी। यस नेक्स्ट सम ध्यान देना बेटा, उन्होंने क्या बोला है, अ वायर जिसका लीनियर डेंसिटी दी है 10 into 10 to the power minus 3 kg per meter passes over a frictionless pulley fixed on the top of an inclined plane at an angle of 30 degree with the horizontal. M1 and M2 are the masses that are tied to the two ends of the wire. M1 rests on the plane surface and M2 hangs freely vertically freely downward। ये रेस्ट हो रहा है, मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना है, 0, ना इस तरफ हो रहा है ना इस तरफ, मतलब द फोर्सेस आर बैलेंस्ड ओवर हियर, ठीक है। द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स कितना होगा, 0। नाउ ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट्स अलोंग द वायर, द ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट अलोंग द वायर, ट्रांसवर्स वेव का स्पीड दिया है 100 मीटर पर सेकंड, बराबर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2। ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एकदम सिंपल है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू,
वी का वैल्यू कितना दिया है 100, बराबर है। तो इसको मैं 100 का मैं ऐसा भी लिखूँ चलेगा ना बेटा, वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू। सो वी कितना है बेटा 100, तो 100 का स्क्वायर दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू टेंशन, ते आपल्याला माहिती नाही म्यू का वैल्यू कितना दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये डिवाइड वहाँ पे मल्टीप्लाई, तो टी का जो वैल्यू होगा वो 100 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा, ये दोनों का मिलकर। सो ये और ये चला गया, सो टी का वैल्यू कितना आएगा 100 न्यूटन। बहुत ही आसान सा है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब M1 M2 फाइन करना है, चलो FBD के बाद चलते हैं। क्या क्या काम करेगा, ओके टेंशन लेने का नहीं देने का, तो टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, ये पॉइंट समझा, ओके। नेक्स्ट नीचे की तरफ क्या काम करेगा, वेट, दैट इज M2G, ओके। यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। वेट कैसे काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, बराबर है। ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30, दो लोग के बीच में एंगल थीटा, तो उन्हें जो परपेंडिकुलर से उनके बीच में एंगल थीटा, तो अगर ये M1G हो गया, ये क्या मिलेगा M1G कॉस थीटा, बाजू वाला थीटा मतलब 30 डिग्री, और ये क्या मिलेगा, यस वेरी गुड, M2G साइन थीटा, दैट इज साइन कितना होगा बेटा 30 डिग्री, बाजू वाला कॉस, दूर वाला साइन, ओके। M1 है तो ये M1 है, ठीक है बेटा। अभी क्या फोर्सेस क्या है, बैलेंस है, उसको मैं लिख सकता हूँ, therefore T इज इक्वल टू, सिंस द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, सो T इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय G। T का वैल्यू कितना है 100, M2 आपल्याला माहिती नहीं, G का वैल्यू कितना होगा 10, ये 10 ने 10 को मार दी, सो M2 का वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, यूनिट क्या आएगा बेटा kg, गॉट इट। अब M1 पूछा है, अब ऊपर की तरफ टेंशन, सिंस नेट फोर्स 0 है ना, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम में ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स इक्वल्स टू पीछे वाला फोर्स, ठीक है बेटा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, T इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सो इन दिस केस सेकंड में T इज इक्वल्स टू M1 मल्टीप्लाई बाय G इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 30, T का वैल्यू 100, M1 की वैल्यू नहीं माहिती, G का वैल्यू कितना है बेटा, G का वैल्यू 10 साइन 30 दैट इज इक्वल्स टू हाफ, ये 0 ने 0 को मार दी, सो M1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा 20, सो 20 न्यूटन, दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है, कंसेप्ट समझ आओ बच्चा, ठीक है। कॉपी, yes, next sum, two blocks each of mass 3.2 kg are connected by a wire CD and a wire AB as shown in the figure. The linear density of AB is 10 gram per meter and linear density of CD is 8 gram per meter. Find the speed of transverse wave pulse produced in AB and in CD. Okay? तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना वेव जनरेट हुआ है, इसका स्पीड पूछा। क्लियर है, करे स्टार्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट। बोलो बोलो हाउ। सर फर्स्ट मुझे यहाँ का टेंशन बताओ ना मांगते हैं, यहाँ का लीनियर डेंसिटी मुझे पता है, मैं इजीली कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे यहाँ का टेंशन बताना चाहिए। अब इसका मास दिया बेटा 3.2 kg, इसका ये मास दिया दैट इज 3.2 kg। लीनियर डेंसिटी हमें पता है दैट इज 10 ग्राम पर मीटर दिया है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इट्स kg पर मीटर, और ये कितना मिलेगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 अगेन kg पर मीटर, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, यस हमारे काइनामेटिक्स ही हमें यहाँ पे काम आने वाले। जब ये पार्ट की बात करेंगे सीडी की, इसका वेट कहाँ पे काम करेगा, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेट यहाँ का टेंशन T1 है, टेंशन इन सीडी, बराबर है। यहाँ पे वेट कहाँ पे काम करेगा, नीचे, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बराबर है। और ऊपर टेंशन कितना ले ले बेटा, सपोज हम लोग ऊपर टेंशन T2 ले लेते हैं, टेंशन ही नहीं ली। एक एक का एफबीडी बनाते हैं हम लोग, फॉर वायर सीडी की बात करते हैं, ठीक है। एक एक सिंपल है बेटा, ये सब हम लोग ने करके रखा है, देखा है बेटा, ओके। सो जब एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा, नीचे कितना काम करेगा, दैट इज 32 न्यूटन, 3.2 जी ना, 3.2 ग्राम नहीं है वो, 3.2 जी मतलब 3.2 इंटू 10 दैट इज 32 न्यूटन लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ऊपर कौन काम कर रहा है, टेंशन, टेंशन इन सीडी, बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कौन काम कर रहा है, टेंशन, टेंशन कितना काम कर रहा है, सीडी। क्लियर है, ओके। चलो अब यस वेरी गुड, कम ऑन, क्या करेंगे, यहाँ पे वेव पल्स जनरेट होगा, सो टेंशन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, बोलो। ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला, सो व्हाट इज टेंशन इन सीडी, दैट इज 32 न्यूटन,
बराबर है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी निकलेगा वेव का, उसका वेलोसिटी कितना होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, दैट इज टेंशन इन सी डी अपॉन म्यू ऑफ सी डी, टी बाई म्यू ना। टी का वैल्यू कितना है 32 इंटू 10 टू द पावर, नहीं 32 न्यूटन, और ये कितना है बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर -3। ये समझा बच्चा, ठीक है। 3.2 दिया ना बेटा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 3.2 ही दिया है। क्लियर विद दिस, ओके। सो कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का? 8 इंटू 10 टू पावर -3, एक सेकेंड, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 8 नहीं है 0.8 है। 0.8 मतलब ये -4 हो जाएगा, ठीक है। 0.8 और ये ऊपर कितना दिया दूसरे वाले का, 10 ग्राम दिया है, 1 दिया है। सेकंड ना, वो 10 है, बराबर है, अरे 0.8 है, ठीक है। यस, तो 8 इंटू 10 टू और कितना मिलेगा -4। सो 8 1 8 कितना सा बच्चा, 4 सा, नेगेटिव पर पॉजिटिव, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर कितना मिलेगा +4। 4 का रूट कितना होता है 2, और 10 टू द पावर 2, दैट इज आंसर आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड से वेव यहाँ पे ट्रैवल करने वाला है, बराबर है। यस, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका जब एफबीडी बनाएंगे सेकंड वाले का, तो क्या करेंगे, बोलो बोलो, कमांड टेल। वेरी सिंपल, टेंशन क्या होता है, ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कितना था, T1 था, बराबर है बेटा। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कितना था, T1 था, ठीक है। सो जब इसके एफबीडी बनाओगे, ठीक है, T1 इसके लिए ऊपर की तरफ, और इसके लिए कहाँ पे आएगा बेटा, नीचे की तरफ, और नीचे इसका वेट भी काम कर रहा है, दैट इज 32। सो 32 न्यूटन नीचे की तरफ, T1 नीचे की तरफ, और ऊपर कौन काम करेगा बेटा, T2। ऊपर कौन काम करेगा, T2। अब ये आपको खुद से सॉल्व करना है। सो यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना होगा, दोनों का एडिशन, बिकॉज इक्विलिब्रियम में। सो T1 प्लस 32, T1 का वैल्यू कितना है 32, बराबर है ना बेटा, दिस इज T1। 32 प्लस 32 64, T2 का वैल्यू 64 आएगा, तो 64 पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा आपका समथिंग 80 मीटर पर सेकेंड। कर लोगे? कुछ डाउट है यहाँ पे? म्यू दिया है ना AB का, दैट्स इट, कंसेप्ट समझा बच्चा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है? ओके सर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग के पास तो मास है ना, स्ट्रिंग के पास तो मास है, तो सर यहाँ का टेंशन, ये पॉइंट का टेंशन, ये पॉइंट का टेंशन सेम होगा या अलग होगा? बेटा कंसेप्ट समझ, इसका ना लीनियर डेंसिटी बहुत ही छोटा है, मतलब जब 1 मीटर का लेंथ होगा, 1 मीटर के लेंथ में 0.8 ग्राम है, 1 मीटर का लेंथ का वेट है 0.8 ग्राम, 2 मीटर के लेंथ का वेट 0.16 ग्राम। सो इट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट का टेंशन सेम वजन की। सर अलग होगा तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये पॉइंट का टेंशन, ये पॉइंट का टेंशन जब अलग होगा तो वो आएगा आगे। बेसिकली अभी ये पे सेम वजन करके सॉल्व किए, ठीक है। चलो कॉपी। नेक्स्ट सम बच्चों, in the arrangement shown in the figure the string has a mass of 4.5 ग्राम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो पूरे स्ट्रिंग का मास कितना था? मास ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन एज 4.5 ग्राम, मास ऑफ स्ट्रिंग 4.5 ग्राम, ठीक है ना। ओके, पूरे स्ट्रिंग का मास, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस एट द फ्लोर टू रीच द पुली, मतलब यहाँ पे एक ट्रांसफर डिस्टर्बेंस हमने ट्रेवल किया, ठीक है बेटा, तो इसी को ऐसे से जहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? आस्किंग टाइम, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है। मास टोटल दिया 4.5 ग्राम, म्यू फाइंड करेंगे। यस, म्यू इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन टोटल लेंथ, कितना टोटल मास 4.5, टोटल लेंथ कितना है ये 2 प्लस ये 0.25, इसको ये बहुत पुलियन ऐसा छोटा माना हम लोगों ने, नेग्लेक्ट किया है, ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझना बच्चों। तो दैट इज इक्वल टू 2.25, हम सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ मानेंगे, ठीक है बेटा, और ये वाला लेंथ, क्लियर विद दिस? ओके, दैट इज इक्वल टू, आधे फिजिक्स में ना बहुत कंसेप्ट अजम्पशन से सॉल्व होते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 4.5 डिवाइड बाई 2.25, तो कितना आएगा 2 ग्राम, सो 2 ग्राम पर मीटर, दैट्स 2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर मीटर। किसका वैल्यू है? ये म्यू का वैल्यू है,
व्हाट दे आर आस्किंग, टी पूछा है, सॉरी मतलब टाइम पूछा है। टाइम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है और कौन से स्पीड से ट्रेवल करना है, लेकिन स्पीड तो पता नहीं है, सो पहले स्पीड फाइंड करना है। लेकिन स्पीड कैसे फाइंड करेंगे सर, स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू वी इक्वल टू अंडर ऑफ टी बाय एम, टी मतलब टेंशन, टी बाय म्यू, म्यू तो मिला है मुझे, अब टेंशन चाहिए, तो जो टेंशन यहाँ पे रहेगा वही टेंशन सेम यहाँ पे रहेगा। यस सर, सेम स्ट्रिंग है ना, सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे नीचे कितना काम करेगा 20 न्यूटन, ये इक्विलिब्रियम में, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टेंशन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। सो टी का वैल्यू अगर 20 न्यूटन आ रहा है तो वी का वैल्यू कितना होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी का वैल्यू कितना है 20 अपॉन म्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, बराबर है 2 1 2 कितना सा 10 सा, सो ये ऊपर जाएगा, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 +3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 10 टू द पावर 4 मतलब 10 टू द पावर 2, तो 100 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आया वेलोसिटी आया, मिला वेलोसिटी, टेंशन मिला, वेलोसिटी मिला। अब क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को टाइम, हमने पढ़ा है बेटा टाइम, टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके पुली तक का टोटल डिस्टेंस कितना है अपॉन कौन से स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कौन से स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो 100 की स्पीड से, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है 2, सो 2 अपॉन 100, और उसको यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा 0.02 सेकेंड्स, दैट्स इट, दैट्स अ फाइनल आंसर, वेरी सिंपल। समझ रहा है बच्चा, तो यहाँ पे हमारा लॉज ऑफ मोशन की कंसेप्ट भी मिक्स हो रहे हैं और वेव्स के कंसेप्ट भी मिक्स हो रहे हैं, क्लियर है, कॉपी। नेक्स्ट हम बच्चों क्या बोला है, अ 4.0 kg block is suspended from a ceiling of an elevator through a string having a linear mass density that is 19.2 into 10 to the power -3 linear mass density. Find the speed with respect to string, but obvious हमका जो हमारा जो speed रहता है वो with respect to string ही रहता है, with which the wave pulse can proceed on the string if the elevator accelerates up at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बराबर है, कैसे करेंगे, तो एकदम सिंपल कंसेप्ट, ऊपर कौन काम करता है टेंशन, नीचे कौन काम करेगा उसका वेट, दैट इज इक्वल टू कितना 40 न्यूटन। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं सर, अब ये कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, सो इसका मतलब नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब t माइनस 40 इज इक्वल्स टू ma, दैट इज 4 इंटू 2। यहाँ तक कोई डाउट है, लॉस ऑफ मोशन में एक के कंसेप्ट करा के रखा है, बराबर है ना बेटा, जो ए के साथ रहेगा वो माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्लियर विद दिस। अब इसको देख रहे हो ना आप, आया ना, सो t माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू एम ए, एफ नॉट इक्वल टू एम ए, सो t का वैल्यू कितना मिलेगा, t का वैल्यू मिला 48 न्यूटन। वेलोसिटी v का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, दैट इज इक्वल टू t कितना है बेटा 48, म्यू का वैल्यू कितना है 19.2, म्यू का वैल्यू कितना है बेटा 19.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड बोलो 48, क्या 19.2 को मैं ऐसे लिखूँ 192 इंटू 10 टू द पावर -4, चलेगा, हाँ सर चलेगा। अब 19.2 है ना, 192 है, 192 मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 16 1 जा 16, 3 बचा 3 2 मतलब 16 2 जा 16 इंटू 12 वही होगा ना, हाँ 16 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना होगा -4, 12 1 जा 12, 12 4 जा 4 1 जा 4 कितना जा 4 जा, -4 ऊपर क्या बनेगा +4, ऊपर +4 मतलब 10 टू द पावर +4 अपॉन 4, दैट इज ऊपर क्या मिलेगा बेटा 100 इंटू 100 अपॉन 4, 100 का रूट 200 का 100 बाहर, नीचे 2, फाइनल आंसर 50 मीटर पर सेकेंड, दैट्स अ फाइनल आंसर। सो कौन से स्पीड से ऊपर जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, कॉपी। यस बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम ध्यान देना बेटा, पहले हम नीट में क्या कंसेप्ट पूछा था वो सॉल्व करते हैं, फिर ये सम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब तक जो हम लोग को स्ट्रिंग दे रहे थे वो बहुत ही पतला था, जिसका लीनियर डेंसिटी ना ग्राम्स में था, बराबर है। अगर इसको देखोगे ना तो इसका लीनियर डेंसिटी केजी में आएगा। ये रोप का है ना मास दिया 6 kg और ये रोप का लेंथ है 12 मीटर, तो अगर यहाँ पे हम म्यू फाइंड करेंगे दैट इज लीनियर डेंसिटी, दैट विल बी 6/12, दैट इज 0.5 kg पर मीटर, मतलब बहुत मोटा रोप है। वो फायर ब्रिगेड का रस्सी आता है ना बेटा, ऐसा मोटा रोप है, ठीक है।
क्लियर विद दिस। तो मोटे रूप में ना यहाँ पे जब हम लोग ने स्ट्रिंग जनरेट किया ना तो स्ट्रिंग का वेवलेंथ का वेव जनरेट किया ना तो यहाँ पे वेवलेंथ था 0.06 मीटर। तो उन्होंने पूछा है जब ये वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो कौन से वेवलेंथ से पहुंचेगा। तो कंफर्म है अब जो स्ट्रिंग है उसका मास है तो कंफर्म है ये पॉइंट का टेंशन और ये पॉइंट का टेंशन सेम होगा अलग होगा, बट ऑब्वियस अलग होगा। ये कंसेप्ट समझा बच्चा? क्लियर है। लास्ट टाइम तक हमने क्या लिया था पता है, छोटे छोटे दो ब्लॉक्स लिए थे तो यहाँ पे उसका लीनियर डेंसिटी बहुत ही कम था 0.08 था ग्राम पर, बहुत ही छोटा था। तो 0.8 ग्राम पर मीटर मतलब बहुत ही छोटा था। तो हमने क्या बोला था ये पॉइंट का टेंशन ये पॉइंट का लगभग सेम है, ऐसे अज्यूम किया था, बट यहाँ पे ऐसे नहीं अज्यूम कर सकते। तो उन्होंने पूछा यहाँ पे लैम्डा 2 फाइंड करने बोला। अब नीट में क्या क्वेश्चन बनाया था, नीट में क्वेश्चन बोला था इसका मास सपोज m2 दिया था, ये m1 दिया था एंड लेंथ ऑफ रोप इज m1 गिवन एंड दिस मास इज गिवन एज m2 एंड दे आर आस्किंग लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का रेशियो। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चा। एट दिस पॉइंट जब मैं सिर्फ ब्लॉक की बात करूंगा, ये ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जब मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ बेटा सिर्फ ब्लॉक की, थोड़ा बड़ा ब्लॉक बना दे दे। बताओ ऊपर की तरफ टेंशन एट दिस पॉइंट टेंशन कितना है, एट दिस पॉइंट टेंशन कितना है, लेट दिस टेंशन बी T1 बराबर है। नीचे नीचे उसका वेट काम करेगा दैट इज इक्वल 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ओके अब मैं इसको 20 के अलावा मैं इस मास को m2 मान के हम नीचे लिख देते हैं m2g। सो T1 का वैल्यू कितना मिलेगा, T1 इज इक्वल टू m2g। ये पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट A था। अब B पॉइंट की बात करते हैं, बोलो एट पॉइंट B जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसके ये पॉइंट किसको संभाल रहा है, ये पूरे रोप को भी संभाल रहा है। यहाँ पे टेंशन क्यों आ रहा है, रोप की वजह से भी आ रहा है, आया ना। अरे हमको टेंशन क्यों आता है, जो हमारे नीचे लटकता है उसकी वजह से ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन है बराबर है, ओके इसने ऊपर किसी को पकड़ के रखा है ऐसे और इसको नीचे से किसी ने पकड़ के रखा है, तो इसको टेंशन किसका है, इसका है ना। तो हम लोग टेंशन किसका अज्यूम करते हैं हमेशा, नीचे वाले का। क्लियर विद दिस, ना कि ऊपर वाले का। ठीक है ना बेटा। ओके तो ऊपर वाले स्ट्रिंग कैसा, तो ये पॉइंट पे टेंशन नहीं आएगा। ये पॉइंट पे टेंशन क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ दिस प्लस दिस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये पॉइंट पे ऐसे कुछ, तो रोप को देखेंगे प्लस ये देखेंगे, तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो नीचे जो काम करेगा टोटल वेट कितना काम करेगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, और ऊपर टेंशन कितना काम करेगा, ऊपर टेंशन काम करेगा सपोज T2, कितना काम करेगा T2। क्लियर विद दिस। सो व्हाट इज T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू विल बी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। ये T1 है और ये T2 है। हमें टेंशन सिर्फ नीचे वाले का आता है, जो हमारे हमसे नीचे, ना कि ऊपर वालों का। क्लियर विद दिस। ओके ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना बेटा। अगर 3 लोग लटक रहे हैं तो इसको टेंशन किसका रहेगा, नीचे वाले का, जो उसको पकड़ के रखा है। इसमें खींचाव क्यों आ रहा है, उसकी वजह से, उसमें खींचाव क्यों आ रहा है, इसकी वजह से। तो इसको दोनों को संभालना है, समझ रहा है बेटा। बट नीचे वाले बीच वाले को सिर्फ नीचे वाले को संभालना है। तो इस तरीके से कुछ बना। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ना रोप दिया है उन्होंने, इट इज यूनिफॉर्म रोप। अगर हमारा रोप यूनिफॉर्म है इसका मतलब लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट, मतलब म्यू कांस्टेंट। जब रोप यूनिफॉर्म रहेगा तो म्यू कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन अंडर रूट ऑफ। सो यहाँ का वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी एट बी अपॉन वेलोसिटी एट ए इज इक्वल्स टू टेंशन एट बी अपॉन टेंशन एट ए। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, एन इंटू लैम्डा, आया ना। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। लेकिन बेटा अभी देखो फ्रीक्वेंसी कब चेंज होता है, यस 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 वेरी गुड, मीडियम चेंज होगा तो। अगर मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम तो सेम ही है। अरे वही रोप के अंदर से जा रहा है ना बेटा, एयर से वाटर में जाएगा तब मीडियम चेंज होगा। तो जब मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एन लैम्डा के प्लेस पे सिर्फ मैं लैम्डा लिखूंगा, तो लैम्डा एट बी अपॉन लैम्डा एट ए। टेंशन एट बी, बी पे टेंशन कितना है ये वाला, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाई जी। m1 है ना, ये m2 है, सॉरी T1 का वैल्यू m2 इंटू जी, मतलब जो नीचे है। दैट्स इट। सो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा है, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का वैल्यू कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ऊपर m2 प्लस m1
अपॉन नीचे m2। ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा था। इसका लेंथ, इसका मास दिया था m1, इसका मास दिया था m2। बताओ ये वाले का वेवलेंथ और ये वाले वेवलेंथ का रेशियो क्या है डायरेक्टली। ओ बराबर है ना बेटा, यहाँ का वेवलेंथ पूछा तो यहाँ का वेवलेंथ इज इक्वल टू अपॉन यहाँ का वेवलेंथ इज इक्वल्स टू ये पॉइंट की बात करो टोटल मास, इसका मास प्लस इसका मास, और ये पॉइंट की बात करो तो इसके नीचे का मास, इसके नीचे का मास कौन है, सिर्फ m2। इतना सिंपल क्वेश्चन नीट में पूछा था, नीट 2017 में। अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना दिया 0.06 इज इक्वल्स टू m2 प्लस m1, दोनों का एडिशन करो। m2 मतलब नीचे वाला पार्ट कितना होगा 8 अपॉन m1, m2 कितना है बेटा 2, 2 1 जा 2, 4 जा 4 का रूट 2, सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.06। और डिफिकल्ट है, सॉल्व कर लेना आगे। क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, ये समझा बच्चा। तो ये सिर्फ हमारा नीट का कंसेप्ट था, ठीक है, उसी को मैंने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आगे बढ़ाया। क्लियर है, एक यूनिफॉर्म रोप दिया था, यहाँ पे स्ट्रिंग बराबर है, यहाँ पे जब वेव जनरेट होगा तो उसका वेवलेंथ इतना था। ओके, बताओ जब ये वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा कितना वेवलेंथ है, कंसेप्ट समझा। क्लियर विद दिस, सोर्स सेम है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, यस वेरी गुड, क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कॉपी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, ये कंसेप्ट के ऊपर है ना हमारा जेई का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। जेई 2016 का क्वेश्चन पूरे सेम कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, और हैवी बट यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग। हैवी रोप वही अपना फायर ब्रिगेड वाला रोप है, बराबर है बच्चा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हर एक पॉइंट का टेंशन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्लियर है, ओके। बट ये यूनिफॉर्म रोप है, अब सिंस रोप इज यूनिफॉर्म तो म्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लीनियर डेंसिटी। ओके, बराबर है बच्चा। राइट द, अभी क्या पूछा फर्स्ट, राइट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड। मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड, ऐसा फाइंड करने के, बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पे क्या वेलोसिटी रहेगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग रहेगा तो कंफर्म है वेलोसिटी भी अलग ही रहेगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है। तो सपोज फ्रॉम लोअर एंड, मतलब लोअर एंड x, मतलब ये पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम लोअर एंड, लोअर एंड से तो x दूरी पे, तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी कितना रहेगा। सपोज दिस पॉइंट वी आर अज्यूमिंग एज p, तो वेलोसिटी एट p पूछा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x फ्रॉम लोअर एंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, कंसेप्ट समझना। जब पूरा रोप था जिसका मास m था, कब, जब लेंथ l था। जब मास m था तब लेंथ कितना था, l है। अब सपोज ये रोप का मास हमने लिया m डैश, कब, जब लेंथ x है। जब लेंथ l था तब मास m था, जब लेंथ x है तब मास m डैश है। क्रॉस करो, m इंटू यक्स, m डैश इंटू यल, से m डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा m अपॉन यल मल्टीप्लाई बाई यक्स। बट m अपॉन l दैट इज मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू इंटू एक्स, दैट इज लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ओके, चलो ये समझा बच्चा। अब हमें ये पॉइंट पे क्या फाइंड करने का है बेटा, ये पॉइंट पे वेलोसिटी। तो ये पॉइंट की बात करते हैं। तो जब मैं रोप की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये पॉइंट पे क्या चाहिए बच्चा, ये पॉइंट मुझे टेंशन चाहिए, और टेंशन एट पी, टेंशन एट पी, टेंशन ये वाला पॉइंट किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको मैनेज कर रहा है, ये नीचे वाले पार्ट को। तो नीचे वाले पार्ट का मास दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाई जी। बाबा यहाँ पे टेंशन कितना रहेगा, टेंशन ऊपर की तरफ कितना काम करे, यहाँ पे टेंशन कितना रहेगा, इसको बैलेंस कर रहा है ना नीचे वाले पार्ट को। तो नीचे वाले पार्ट का मास कितना है, m1, ये m डैश लिया, ठीक है, m डैश इंटू क्या होगा g, बट m डैश का वैल्यू कितना लिया हमने, म्यू एक्स, सो म्यू एक्स इंटू जी, एटीपी का वैल्यू। सो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो vp का जो वैल्यू होगा that will be under root of tp upon mu, tp mu x g upon mu ने mu को मार दी, so vp का वैल्यू मिला अंडर रूट ऑफ gx, अंडर रूट ऑफ gx, ठीक है। तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज अंडर रूट ऑफ gx। क्लियर है,
कुछ डाउट है? तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड। तो इसी को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रोप इज गिवन अ सडन जर्क, इफ अ रोप इज गिवन अ सडन जर्क एट द बॉटम, यहाँ पे हमने एक छोटा झटका दिया एट द बॉटम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द पल्स टू रीच द सीलिंग। मतलब अगर मैंने यहाँ पे उसके साथ झटका दिया तो वही पल्स को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इफ द जर्क इज गिवन एट द बॉटम, बराबर है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द सीलिंग। कैसे करेंगे, हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फाइंड किया हम लोग ने, क्या बेटा, वीपी इज इक्वल्स टू, ध्यान देना सेकंड कंसेप्ट ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं वीपी को लिख सकता हूँ dx by dt? अरे वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। बलो बले बलो बले बलो बल है, ये डिवाइड यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो 1/√x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू √of g इंटू डी टी, इंटीग्रेट 1/√x into dx is equals to √of g इंटीग्रेशन ऑफ dt। टाइम स्टार्टिंग में कितना था, 0। सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने को टाइम t लग रहा है, लेंथ यहाँ पे कितना था, x की वैल्यू कितना था, 0। यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, l। यहाँ पे डिस्टेंस 0 था, यहाँ पे x की वैल्यू 0, वी आर काउंटिंग x फ्रॉम द बॉटम पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक उससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, l। तो 0 से l टाइम कितना लगेगा, 0 से t, 1/√x to √x इंटीग्रेशन, याद है ना बेटा, √g 1 t 0 से लेके t 2 √of l माइनस 0, वो 0 है, छोड़ जाने दो, √of g इंटू t, तो t का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 2 √of l अपॉन √of g। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 √of l by g। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो टाइम रिक्वायर्ड बाय द पल्स to travel from bottommost point to topmost point, कितना टाइम लगेगा उसको, to √of l by g, where l is the length of the rope and g is acceleration due to gravity। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कौन सा वाला, जेई का। जेई 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा था, अब जेई 2016 में उन्होंने पूछा था सेम टू सेम, सिर्फ लेंथ 20 मीटर दिया था, बाकी कंसेप्ट क्या था, सेम। क्वेश्चन बोला है, a uniform string of length 20 meter is suspended from a rigid support. A short wave pulse is introduced at the lowest end. It starts moving up the string. The time taken to reach the support is, कितना होगा, कर लोगे? Yes, खुद से करना। सिर्फ L के वैल्यू से क्या पुट करोगे, 20, G का वैल्यू 10, 20/10, 0 0 कैंसिल, √2, फाइनल आंसर 2√2। कंसेप्ट समझेगा ना, कोई भी सम सॉल्व कर सकता है, इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है। समझ रहा है बच्चा, ठीक है? कुछ डाउट है यहाँ पे, इतना क्लियर है? यस, कॉपी कर लो। वही कंसेप्ट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, सेम क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट द बॉटम एंड इज गिवन द जर्क, वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स। मतलब जैसी, मतलब यहाँ पे जर्क दिया ना, यहाँ से एक पार्टिकल को हमने क्या किया बेटा, ड्रॉप किया गया। सर क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। सर ड्रॉप मतलब वो फ्री फॉल में गया। सो अगर मैं पार्टिकल की बात करूंगा जिसको मैंने ड्रॉप किया, जो फ्री फॉल में जाएगा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। सपोज ये दोनों का मिलन यहीं पे हो रहा है, ये पॉइंट पे हो रहा है, ओ पी अलग, ये मतलब एट पॉइंट पी पे हो रहा है, तो इसने अगर x डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, l माइनस एक्स। कैसे, टोटल लेंथ कितना था, l, ये कितना है x, तो ये कितना बचा, l माइनस एक्स। सो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, l माइनस एक्स। क्लियर विद दिस, l माइनस एक्स। सो पार्टिकल की बात करते हैं, सो पार्टिकल के लिए क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर पार्टिकल फ्री फॉल में, a का वैल्यू कितना होगा बच्चा, -g, बराबर है बेटा। स्टार्ट, पार्टिकल का ये कितना है, माइनस ऑफ l माइनस एक्स। सब माइनस क्यों लिखा, नीचे की तरफ आ रहे हैं, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। इनिशियल वैल्यू 0, हाफ इंटू a के प्लस पे क्या होगा, -g इंटू टी का स्क्वायर, तो माइनस माइनस चला गया, जो t का स्क्वायर होगा, बराबर है, वो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2, बराबर है, ओके, l माइनस एक्स अपॉन जी।
बराबर है ना, हमें एक्स फाइंड करने का, ये समझा। अब आगे बढ़ते हैं, ये किसकी बात हो रही है बेटा, पार्टिकल की, और वहीं पे हम लोग वेव पल्स की बात करेंगे। तो वेव पल्स को उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को कितना टाइम लग रहा है, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से तक जाने को कितना टाइम लगता है, सर आपने यहाँ पे बता दिया। ये इक्वेशन देखो ना, वीपी का वैल्यू हमने फाइंड किया था, रूट एक्स का वैल्यू, सो 1/√x क्या है बेटा, 1/√x इंटू डी एक्स क्या है, दैट इज रूट ऑफ जी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दे दोनों को, यहां से मतलब 0 से लेके x तक जाने को, सपोज 0 से लेके t टाइम लग रहा है, सर वो t टाइम तो यहाँ से आता लेगा, उसको t1 ले लो, जो भी लेना है, यहाँ पे x कंसेप्ट समझना बेटा। तो क्या होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स इज इक्वल्स टू 0 से रूट एक्स जी t माइनस 0, तो ऊपर क्या आएगा 2√x इज इक्वल टू जी टी, ये समझा। यहाँ से t का वैल्यू कितना होगा, 2√x अपॉन जी अपॉन जी। एनी डाउट होगा ये, बराबर है ना बेटा, क्लियर है, ओके ओके, रूट है, सॉरी रूट जी, मैं वही बोला, रूट एक्स अपॉन रूट जी। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक क्या ये है, रूट ऑफ एल बाई जी, तो यहाँ से यहाँ तक रूट ऑफ एक्स बाई जी, ये पॉइंट समझा, हाँ सर। अब जितने टाइम को पल्स यहाँ से यहाँ तक पहुंच उतने टाइम में ये भी ड्रॉप हो रहा है, तभी तो दोनों मीट होगा ना, व्हेन दे विल मीट, जितना टाइम में पल्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उतने में ये पार्टिकल यहाँ पे आके मिलेगा, सो दे विल मीट, मतलब जितना टाइम इसको लगा यहाँ से यहाँ तक जाने को उतना टाइम इसको लगा, मतलब द टाइम आर इक्वल, मतलब दोनों केस में ये टी और ये टी आर वन एंड द सेम, तो टी को रिप्लेस करते हैं ये वाले टी को और ये वाले टी को, तो क्या होगा यहाँ पे बोलो, टी का स्क्वायर, क्या टी का स्क्वायर, यस, इसको स्क्वायर में लिखो, 4x अपॉन जी इज इक्वल टू 2 l माइनस एक्स अपॉन जी, जी ने जी को मार दी, 2 1 2 कितना था 2 था, सो 2x इज इक्वल टू l माइनस एक्स, माइनस है प्लस, सो 3x इज इक्वल टू l, x इक्वल टू l बाई 3, so they will meet at a distance of l by 3 from the bottom end. Next time डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना, they will meet at a distance of l by 3 from the bottom point, और ऊपर से कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, वेरी गुड 2l by 3, so ऊपर से 2l by 3 के डिस्टेंस पे और नीचे से l by 3 के डिस्टेंस पे, ठीक है बच्चों, यस कॉपी। Okay, last sum for today, pay attention over here. A heavy ball is suspended from a ceiling of a motor car through a light string. A transverse pulse travels at a speed of 60 meter per second. At a speed of कितना बेटा, 60 meter per second when the car is at rest. तो जब हमारा ये कार रेस्ट पे है तो कंफर्म है ये जो मेटल बॉल रहेगा वो इधर का इधर ही रहेगा, तो उसका जो वेट है वो कहाँ पे काम करेगा, नीचे, दैट इज इक्वल टू mg, ऊपर कौन काम करेगा t, और ऐसे केस में t किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, एंड वेलोसिटी इज गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड ऐसे टाइम पे। तो जब वेव यहाँ पे जनरेट होगा ना तो कितने से ट्रैवल होगा, वो 60 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला उन्होंने, यही कार अगर एक्सेलरेशन में जाएगा, यही कार अगर किस में जाएगा बच्चों, एक्सेलरेट, ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है, तो कंफर्म ये स्ट्रिंग का क्या होगा, ये जो मेटल का बॉल है जो भी है वो कहाँ आएगा बेटा, पीछे आएगा। वो क्यों पीछे आएगा पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, कैसे पीछे आएगा, लेट कितना पीछे आएगा वो, लेट वो पीछे आ रहा है एट एंगल थीटा, सो अभी टेंशन कितना काम करेगा, टेंशन यहाँ पे टी डैश ऐसा ऊपर काम करेगा, तो इन दिस केस टेंशन का फॉर्मूला क्या रहेगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा mg, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यस वेरी गुड बोलो, ma, सूडो फोर्स ना, सेम मास ऑफ दैट बॉब मल्टीप्लाई बाय कौन सा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, सूडो फोर्स में क्या करने का, मास को a से मल्टीप्लाई करने का, सेम, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट। सो बेसिकली एक टाइम पे टी डैश का वैल्यू क्या होगा, टी डैश का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स है यहाँ पे एक फोर्स है, तो दोनों का जो नेट फोर्स आएगा ना वो बीच में आएगा, किधर, यहीं पे, और टी डैश को बैलेंस करेगा, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, इसको f1 लो ये f2 लो,
तो दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा? यस, वेरी गुड, दोनों परपेंडिकुलर, रिजल्ट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर रूट के अंदर, दैट इज mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर। या फिर आप ऐसे केस में ना टी डैश ये भी लिख सकते हो, कंसेप्ट समझना, टी डैश इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय g इफेक्टिव भी लिख सकते हो। और g इफेक्टिव पता है यहाँ पे क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने शायद तुम लोग को सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट में करा के रखा था, ठीक है ना? ये इसको सॉल्व करो तो अभी यही मिलने वाला है। करते देखो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन कौन होगा? दोनों में कॉमन होगा एम स्क्वायर, बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एम स्क्वायर का बाहर क्या आएगा? रूट, और अंडर ये बचेगा, ये टी डैश का वैल्यू है। जब टी डैश का वैल्यू ये था तो कौन से वेलोसिटी से चल रहा था आगे, मतलब वेव ट्रैवल कौन से स्पीड से करेगा? 62 मीटर पर सेकंड। बेटा टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा ना, तब वेव ट्रैवल करेगा 62 सेंटीमीटर, एक सेकंड ना, मीटर पर सेकंड, प्रिंटिंग मिस्टेक, 62 मीटर पर सेकंड व्हेन कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। जब कार एक्सेलरेट करेगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड तो वेव विल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 62 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, ऑन अ स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, मतलब ए फाइंड करने का कौन सा सेक्शन आगे बढ़ा है। हम क्या करेंगे बेटा, देखो स्ट्रिंग सेम है, हाँ सर स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है, म्यू कांस्टेंट रहेगा। सिंस म्यू कांस्टेंट है तो हमको पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इज अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, हम ऐसे लिखते हैं। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। सो यहाँ का वेलोसिटी दैट इज, इसको मैं लेता हूँ v डैश, सो v डैश अपॉन v अंडर रूट ऑफ t डैश अपॉन t। v डैश कितना है? 62, v कितना है? 60, अंडर रूट ऑफ t डैश m जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 1/2, 1/2 बाबा रूट है ना ये, इसलिए 1/2 है, समझा? टी का वैल्यू, टी का वैल्यू कितना है? m इंटू जी, ये हमने m को मार दी। अब इतना गंदा कैलकुलेशन है, सुनना, 62 और 60, क्या 62 को 60 प्लस चलेगा? चलेगा। इसको क्या लिखूंगा देखना, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेस टू 1/4 अपॉन अपॉन ये कौन है? जी, तो जी रेस टू 1/2। क्या किया? क्या किया? ये 1/4 रूट है ना, तो इसको दिया, तो 1/2 और एक रूट, तो 1/2 रेस टू 1/2, मतलब a रेस टू m द होल रेस टू n, ऐसा करेंगे हम लोग, बराबर है ना? तो क्या होता है? a रेस टू m इंटू n, क्लियर है? या फिर अगर कंफ्यूजन नहीं मांगता तो 2 मिनट डाल दो, ऐसे करते हैं, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेस टू 1/2 अपॉन 2 होल रेस टू 1/2। ओके, तो दोनों को बांटते हैं, दोनों को क्या करते हैं? बांटते हैं। कैसे बांटेंगे? यस, वेरी गुड, बोलो बोलो, 60 इसको भी इसको भी, तो यहाँ पे 1 + 2/60 मिलेगा। कैलकुलेशन देखना, कंसेप्ट समझ में आया ना? कभी गंदे कैलकुलेशन आएगा तो टैकल कैसे करने का। अब नेक्स्ट, ये समझा क्या? 60 दोनों को बांटा, यहाँ पे क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेस टू 1/4 अपॉन अपॉन अपॉन, वेरी गुड, जी रेस टू 1/4, ये 1/2, नीचे 1/2, ऊपर भी दिया नीचे भी दिया, ठीक है? हम क्या करेंगे यहाँ पे? टेकिंग 4th पावर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 + 2/60 द होल रेस टू 4, 4th पावर, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/4 इंटू 4 कैंसिल होगा, 4th पावर 1/2 इंटू 4 जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान देना बेटा, बाइनोमियल थ्योरम याद है? हाँ सर, 1 + x रेस टू n इज इक्वल टू 1 + nx, एंड x इज वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो 2/60 भी बहुत ही छोटा है, अगर हम 2/60 को देखेंगे तो इसको अगर मैं 200/60 लिखूंगा और 1/100 लिखूंगा ताकि एडजस्टमेंट के लिए, बराबर है, कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा 18, 0.3 जा 3 जा, मतलब वही चलने वाला है। तो 0.033, मतलब ये बहुत ही छोटा है ना 1 से, तो जब भी ये फ्रैक्शन नंबर 1 से छोटा रहेगा, लेस देन 1, बराबर है 2/60,
तो जब भी ये आता है तो हम लोग 1 प्लस एनएक्स करते हैं, बिकॉज इसका जो स्क्वायर होगा ना बहुत ही छोटा होगा, 0.033 का फोर्थ पावर, मतलब बहुत ही छोटा होगा, समझ रहे ना बेटा, 0.00, तो उसको निगलेक्ट करते हैं। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू एन, 1 प्लस एन एक्स। सो 1 प्लस एन कौन है, 4 इंटू 2/60, ये एन हो गया, ये जी स्क्वायर दोनों को दो, तो जी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, जी स्क्वायर ने जी स्क्वायर को मार दी, बराबर है। तो 1 प्लस 2 1 2 30 जा, ये 2 और ये कितना था 15 जा, इट इज 2/15 इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, बस जीरो नहीं है, 1 बचेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये 1 ने 1 को मार दी, तो 2/15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर, 5 3 जा 5 20 जा, 40/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40/3, 3 कितना जा 3 12 जा 3 12 जा 36, 4 बचा, 3 1 जा 3 बराबर है, और 3 3 जा, सॉरी 3 3 जा कितना होता है, हाँ 13 3 जा ना, 1 बचा, 3 1 जा 3 1 जा, तो 13 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, बराबर है ना बच्चों, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9, बराबर है बच्चों, 1 बचा, 3 3 जा 13.33 आंसर आ रहा है, ए का स्क्वायर का, ए का वैल्यू क्या होगा 13.33, परफेक्ट रूट किसका आता है 9 और 16 के बीच में ना, 13.33, तो 9 मतलब 3 और 4 के बीच में, आंसर कौन सा है 3.65, देखो ना बेटा, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, सो हमारा जो आंसर आएगा 3 और 4 के बीच में होगा, इट इज समथिंग 3.65, दैट्स आंसर। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस कैलकुलेशन कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन, बराबर है ना बच्चों, ठीक है, थियरम कैसे अप्लाई करने का, बाकी कुछ, ठीक है, समझा बच्चा, ठीक है। सो विद दिस हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग एंड उसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैज बीन डन। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद पावर एंड एनर्जी का कंसेप्ट ऑफ वेव्स, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, जस्ट कॉपी द नोट्स।